जहां से अच्छा हिंदुस्तान। चुनाव सुधार पे बात करते हैं। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे। हाँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव सुधार। बहुत सारी ऐसे कमेटीज और कमीशंस बनाए गए जिनका कार्य ये था कि वो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में जो हमारी चुनाव मशीनरी है, इलेक्शन मशीनरी है, जो चुनाव प्रणाली है, इलेक्शन प्रोसीजर है, उसकी जांच करें, देखें उसमें क्या खामियां हैं और ये सुझाव दें कि कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो बहुत सारी ऐसी कमिटीज और कमीशंस बनाए गए। पहली जेपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति, जिसका काम था कि ये सुझाए अमेंडमेंट इन इलेक्शन लॉज। ये 1971-72 में एक जेपीसी बनाई गई। पहला प्रयास किया गया, एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई कि वो चुनाव कानून में अमेंडमेंट के लिए सिफारिश करे, चुनाव कानूनों में संशोधन के लिए। उसके बाद से दूसरी जो महत्वपूर्ण कमेटी थी वो तारकुंडे समिति थी, तारकुंडे कमेटी। इसका गठन जयप्रकाश नारायण जी ने जो है किया था। जेपी जयप्रकाश नारायण जी ने अपने जब उन्होंने क्या टोटल रिवॉल्यूशन का नारा जो दिया था, आपको पता होगा ना, जेपी ने समग्र क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, समग्र क्रांति। ये कमेटी एक नॉन ऑफिशियल, नॉन गवर्नमेंटल कमेटी थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1975 में दी और उन्होंने 1974 में इसका जो है गठन किया था। तो तारकुंडे कमेटी थी। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण कमेटी थी जो बहुत चर्चित थी, आप जानते होंगे, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी कमेटी थी। ये 1990 में बनी। और चौथा एक महत्वपूर्ण कमेटी थी वोहरा समिति। वोहरा समिति, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, है? सुना है कि नहीं सुना है? वोहरा समिति का नाम, ऐसा कोई नहीं होगा जो कि वोहरा समिति का नाम न सुना हो। वोहरा समिति, इसका काम क्या था? इसका काम क्या था? ये कमेटी थी एग्जामिन करना नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स, यानी राजनीति और अपराध के बीच जो घालमेल है, जो नेक्सस है, उसको एग्जामिन करने के लिए वोहरा समिति का गठन किया गया था। ये कब बनी थी जानते हैं आप इसको? बताइएगा सोच के। इसका जो गठन हुआ था वो 1993 में हुआ था और खुद इलेक्शन कमीशन ने, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन रिफॉर्म्स सुझाए थे 1998 में। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण कमेटी आप जानते होंगे, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी थी। ये 1998 में बनी थी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, जिसको ये दिया गया था कि वो इस बात पे विचार करें, स्टेट फंडिंग पे, कि राज्य के खर्चे से चुनाव कराए जाएं। ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी वाज सेटअप, ये मैचिंग कराने के लिए दे देता है ईयर वाइज, और क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, किस पर्पज के लिए गठन किया गया था इसका। तो ये स्टेट फंडिंग एग्जामिन करने के लिए था। और इसके बाद एक नेशनल कमीशन बना टू रिव्यू, नेशनल कमीशन टू रिव्यू क्या करने के लिए? द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिव्यू को के वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन वाइज सेटअप। जानते हैं कौन इसके अध्यक्ष थे? वेंकट चिचलैया साहब थे, वेंकट
वेंकट चलैया साहब थे। ये कमेटी कब बनी थी आपको पता है? 2002 में। ये नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वेंकट चलैया साहब की अध्यक्षता में बनी थी। इसी तरीके से एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी 117वीं रिपोर्ट थी। उसने जो है ये सुझाया था कि रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्शन लॉज, यानी चुनाव का से जुड़े हुए जो कानून है उसमें क्या क्या संशोधन होने चाहिए। 170th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी, जिसने कि ये बताया था कि चुनाव कानूनों में कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए। वीरप्पा मोइली साहब की अध्यक्षता में जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार कमीशन था, आयोग था, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को इस बात के लिए अधिकृत किया गया था कि वो एग्जामिन करे इथिक्स इन गवर्नेंस, यानी शासन में नैतिकता के बारे में। इथिक्स इन गवर्नेंस यानी शासन में नैतिकता के बारे में विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इट वाज सेटअप इन 2007 और द कमेटी के जो चेयरमैन थे उसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली साहब थे। ये बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी थी ये भी, कि ये शासन में शुचिता कैसे हो, शासन में नैतिकता कैसे हो, इसके लिए वीरप्पा मोइली साहब के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद 2013 में जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई कि वो इस बात पे सुझाव दे कि आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए सुझाव दे। और जे.एस. वर्मा साहब ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की कि जो है इलेक्शन को लेकर के क्रिमिनल लॉज में क्या अमेंडमेंट किए जाने चाहिए। इसी तरीके से और जे.एस. वर्मा समिति के बाद 2014 में और 2015 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 244वीं रिपोर्ट और 255वीं रिपोर्ट, 244वीं रिपोर्ट में जो है इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में और 255वीं रिपोर्ट में इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में सजेशंस दिए गए। तो ये संक्षेप में इतने प्रयास इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के हमारे इलेक्टोरल सिस्टम या प्रोसीजर में जो अलग अलग कमेटियां और कमीशंस बनाए गए जो इस बात का सुझाव दें, और इन्होंने अपने सुझाव दिए और इसके आधार पर बहुत सारे परिवर्तन किए गए। इसका अध्ययन अभी हम आगे करते हैं। पहली कमेटी थी, आपको बताया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये अमेंडमेंट एंड इलेक्शन लॉज से 1971-72 में सेटअप की गई। उसके बाद ताराकुंडे का कमेटी थी, जयप्रकाश नारायण जी अपने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर के जब देश भर में लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, तो 1974 में उन्होंने 1974 में उन्होंने तारकुंडे समिति की गठन की घोषणा की थी। इसने 1975 में रिपोर्ट दी। ये नॉन ऑफिशियल कमेटी थी। तीसरी महत्वपूर्ण कमेटी आप जानते हैं दिनेश गोस्वामी समिति, सब लोग जानते हैं, 1990 में सेटअप हुई। चौथीं बोरा समिति, जो उसका नेक्सस एग्जामिन करना था कमेटी को, नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स, राजनीति और अपराधियों के बीच जो संबंध है, 1993 में सेटअप की गई थी। सन याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी 1990, बोरा कमेटी 1993। खुद ईसीआई ने अपनी तरीके से कुछ इलेक्शन रिफॉर्म सुझाए 1998 में। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी आप सब जानते हैं, ये याद रखिएगा, स्टेट फंडिंग को लेकर के गठित की गई थी ये कमेटी। इट वाज सेटअप इन 1998, याद रखने की चीज़ है। और सातवां आप सब जानते होंगे कि हमें वेंकट चलैया साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, वो एक नेशनल कमीशन बनाया गया, जिसका काम था कि वो रिव्यू करे कि अब तक हमारा संविधान कैसे काम किया है, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के का जो वर्किंग है उसको रिव्यू करने के लिए वेंकट चलैया साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। उसके बाद बताया कि 176th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। फिर ये
आपको मालूम है 10वां बताया 2007 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक से दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, उसमें ये देखा गया कि इथिक्स, नैतिकता, शासन में नैतिकता कैसे लाई जाए, इथिक्स इन गवर्नेंस, ये वीरप्पा मोइली साहब इसके अध्यक्ष थे। ये कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद बताया आपको कि जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो कि आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए सुझाव दे, ये महत्वपूर्ण थी। उसके बाद 2 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 244th रिपोर्ट, 244th, और ये 255वां 255th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें 2014 में इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, और 255वीं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में सजेशन दिए गए। संक्षेप में इतने प्रयास कमेटियों, कमीशंस के माध्यम से किए गए। और अब हम अध्ययन करते हैं कि वो सुधार क्या क्या थे। और चुनाव सुधारों की श्रृंखला में 1996 एक महत्वपूर्ण साल है। इसलिए अगर हम जितने चुनाव सुधार हुए हैं, अगर उनका अध्ययन करने के लिए उनको समूहों में विभाजित करना चाहें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स बिफोर 1996, दूसरे हमारे इलेक्शन रिफॉर्म ऑफ 1996, तीसरा इलेक्शन रिफॉर्म्स आफ्टर 1996। ये एक तरीके से सारे रिफॉर्म्स 1996 में मेजर रिफॉर्म्स हुए। और चौथा अगर हम कह लें कि इलेक्शन रिफॉर्म्स सिंस 2010, इन 4 कैटेगरी में हम संक्षेप में अध्ययन के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स को विभाजित कर सकते हैं। तो चर्चा करते हैं 1996 के पहले जो सुधार हुए। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि लोअरिंग ऑफ एज, यानी 61st अमेंडमेंट के द्वारा 1988 में हुआ था ना, 1988 में 61 अमेंडमेंट के द्वारा 1988 में 21 साल से घटा करके, लोअर करके मतदाताओं की उम्र 18 साल की गई। ये कहा गया कि युवाओं को भी देश के लोकतंत्र में, युवा आबादी को भी देश के लोकतंत्र में हिस्सा मिलना चाहिए। ये सोच करके 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, मत देने वालों की उम्र जो है 21 साल से घटा के 18 साल की गई। और ये कहा गया कि अब देश के लोकतंत्र में, देश के मुस्तकबिल में इन युवाओं का भी फैसला शामिल होगा। और जो दूसरा सुधार हुआ वो था डेपुटेशन टू इलेक्शन कमीशन। ये भी 1988 में हुआ। प्रतिनियुक्ति की बात थी। ऐसा होता था कि जब इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होने लगता था या उसमें अमेंडमेंट, संशोधन होने लगता था, तो आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन के पास अपना कोई स्टाफ तो है नहीं। वो तो सरकारी महकमे के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको कंज्यूम करता है वो। तो होता ये था कि इलेक्शन कमीशन को लोग सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि उनके जो साहबान लोग होते थे उन पे उनका नियंत्रण रखते थे। तो ये व्यवस्था बनाई गई कि जो है इलेक्शन कमीशन जो है, जो भी पर्सनल काम करेंगे उनको, उनकी देखरेख करना, उनका सुपरविजन करना, उनको कंट्रोल करना, उनकी सुपरविजन, कंट्रोल और डिसिप्लिन जो है ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगी। आप देखे होंगे कि अब जो कर्मचारी, एम्प्लॉय इलेक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी डिसिप्लिन का फैसला, उनका सस्पेंशन, कंट्रोल, ये सारा चुनाव आयोग के हाथ में होता है। ये व्यवस्था पहले नहीं थी, ये 1988 में इंट्रोड्यूस की गई। एक और व्यवस्था की गई 1988 में कि हमारे राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो इलेक्शन होते थे उसमें
जो प्रपोजर्स थे, प्रपोजर्स के संख्या बढ़ाई गई, प्रपोजर्स की संख्या बढ़ाई गई। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रपोजर्स इन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के इलेक्शन में जो प्रस्तावक थे उनकी संख्या बढ़ाई गई। बताया ना कि तमाम बहादुर लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे और जिससे चुनाव का जो गंभीरता है वो खत्म होती थी। तो ये कहा गया कि जो भी चुनाव लड़ना चाहेगा राज्यसभा या विधान परिषद का, उसको जो है 10% ऑफ द इलेक्टोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी और 10 इन नंबर विच एवर इज लेस, ये व्यवस्था बनाई गई। और एक रिफॉर्म किए गए 1996 के पहले। आप जानते हैं कि ईवीएम मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया। ईवीएम जानते हैं आप ना, ईवीएम, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट किया गया और 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया। ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, रिप्रेजेंटेशन और पीपल एक्ट 1951 को अमेंडमेंट किया गया और 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया। और सबसे पहले इसे प्रयोग के तौर पे, एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसे 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के जो असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे उसमें कुछ सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसका प्रयोग करके आजमाया गया। और पहली बार, फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन में इन एंटायर स्टेट इट वाज यूज्ड इन गोवा। पहली बार पूरे राज्य में एक साथ गोवा विधानसभा के चुनाव में ये ईवीएम का प्रयोग किया गया। ये बदलाव ये किया गया। एक बदलाव और किया गया 1996 के पहले वाले सीक्वेंस में। हम देख रहे हैं कि ईपिक का प्रयोग किया गया। ईपिक वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये 1993 में। 1993 में इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया कि अब चुनाव में हम क्या करेंगे, ईपिक का प्रयोग करेंगे। ईपिक क्या होता है? इलेक्टोरल मतदाता पहचान पत्र, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। होता क्या था चुनाव में कि पहले पता चला कि गोपाल, साबरमती, गोवर्धन, अर्जुन वोट देने गए, पता चला कोई वोट देके उनका पहले ही निकल चुका है। पोलिंग पार्टी को गए, पूछे गए भैया हमारा नाम क्या नाम है, गोवर्धन, देके टिक लगाए, वोट देके गए। यानी पता चला कि सावित्री, सन्नो, मन्नो ये वोट नहीं दिए, बूथ पे वोट देने पहुंची तो पता चला इनका वोट देके कोई निकल चुका है पहले ही, तो कोई दूसरे का वोट दिया और निकल गया। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया कि अगर जो हमारे इलेक्टोरल रोल है उस पर जो हमारा मतदाता है उसका फोटो लगा हो और उसको एक पहचान पत्र दे दिया जाए, तो वो पहचान पत्र लेके आएगा, उससे मिलान होगा, तो ये बोगस वोटिंग को रोका जा सकता है। ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने 1993 में लिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम था और इससे इलेक्शन की में बोगस वोटिंग को रोकने में काफ़ी मदद मिली। हालांकि इसके बाद भी इलेक्शन में मैल प्रैक्टिसेस जारी हैं। अब तो मतदाता सूची बनाने में ही तमाम मतदाताओं के नाम निकाल दिए जाते हैं, ऐसा भी होता है। फोटो पहचान पत्र में भी फोटो, ये व्यवस्था का दोष है इलेक्शन कमीशन की। इसमें कई तस्वीरें ऐसी हैं कि आप पहचान नहीं सकते उसको। लेकिन बहरहाल ये ईपिक एक बड़ा कदम था जिसके चलते वोटिंग की प्रक्रिया में काफ़ी सरलता आई और बोगस वोटिंग को रोकने में मदद मिली। और ईपिक के बारे में ये है कि आपका जो मतदाता सूची होती है वो अमूमन हर साल जनवरी में जो नए मतदाता जो 18 साल की 1 जनवरी को होते हैं उनका नामांकन किया जाता है, चाहे बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 6 भर करके या फिर आप ईआरओज के यहाँ
या रोज निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के यहाँ जाकर के अपना नाम मतदाता सूची में, नए मतदाता 1 जनवरी को जो 18 साल के हो रहे हैं, अपना नाम शामिल करा सकते हैं। और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं है, ये तो सतत 1 जनवरी को चलती ही रहती है, हमेशा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसी जो आपका नाम मतदाता सूची में होता है, उसी के आधार पे आपको एक वोटर आईडी क्रमांक मिलता है और आपका एक ईपिक पहचान पत्र निर्गत होता है। ये व्यवस्था की गई। उसके बाद से 1996 के पहले ही 1989 में एक बड़ा बदलाव किया गया। वो बदलाव ये था कि बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए ये प्रावधान किए गए कि अगर कहीं बूथ कैप्चरिंग होती है तो क्या होगा, प्रोविजन वाज मेड फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ पोल और काउंटरमैंडिंग ऑफ इलेक्शन, कि अगर कहीं पे बूथ कैप्चरिंग होती है 1989 में। बूथ कैप्चरिंग क्या है? बूथ कैप्चरिंग ये है कि जहां कुछ लोग पहुंच गए पोलिंग स्टेशन पे, धावा दे दिया, अगर बैलेट से वोट हो रहा है तो मतपत्र छीन लिया, मशीन छीन ली है, उसको सीज कर लिया जो पोलिंग स्टेशन के हमारे स्टाफ हैं, पोलिंग अफसर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। या उनको जबरदस्ती पोलिंग पार्टी को बंधक बना दिया, कोई वोट देने आ रहा है उसको वोट नहीं देने दे रहे हैं। या ये भी करते हैं कि अपने कब्जे में चाहे मतपत्र को ले लिया और कहा नहीं, गधा हमारा चुनाव निशान है, गधे पे ही वोट लगेगा और शेर पे नहीं लगेगा, बकरी पे नहीं लगेगा। ये भी हो सकता है कि मशीन को अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेकर के दबाने लगे, कहे कि खाली जो है सुअर को ही दबाया जाएगा, कोई और चुनाव निशान नहीं दबाया जाएगा। ये भी बूथ कैप्चरिंग है। या मतदाता वोट देने जा रहा, रास्ते में उसको रोक लिया, लगा दिया, कहा अगर बूथ वोट देने जाओगे मार देंगे, है, अगर वोट दिए तो हाथ पर तोड़ देंगे। ये भी बूथ कैप्चरिंग के अंतर्गत आता है। काउंटिंग सेंटर पे जाके कब्जा कर लिया, नहीं काउंटिंग नहीं होने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी इस तरह के क्या कहेंगे कि मैल प्रैक्टिसेस हैं, ये सब बूथ कैप्चरिंग में आती है। और 1989 में ये साफ व्यवस्था कर दी गई, प्रोविजन वाज मेड फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ पोल एंड काउंटरमैंडिंग ऑफ इलेक्शन, कि अगर ऐसा कहीं होता है तो चुनाव उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, स्थगित कर दिया जाएगा चुनाव वहां का उस दिन का। तो ये व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था पहले नहीं थी। 1989 में बूथ कैप्चरिंग के समय पोलिंग को एडजर्नमेंट करने और इलेक्शन को काउंटर मैंडेट करने की व्यवस्था बनाई गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि रिफॉर्म्स ऑफ 1996